किंग काउंटी, वॉशिंगटन स्टेट। यहां पर हैं सिएटल और बेलव्यू, जो अमेरिका की बढ़ती टेक इंडस्ट्री के केंद्र हैं, जहां लोगों की तादाद के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर जॉन स्लेवन सिएटल में रहकर काम करते हैं और इसकी परेशानियों से वाकिफ हैं। सिएटल में 1800s में हुए गोल्ड रश के बाद से बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले कई सालों में सिएटल में बाकी किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा टावर क्रेन्स हैं। कई बड़ी कंपनीज के सिएटल में होने की वजह से यहाँ का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की मांग बढ़ती जा रही है, साथ ही नए विकल्पों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। शहरों को रेलवे लाइन से जोड़कर ये समस्या हल हो सकती है, लेकिन किंग काउंटी के खास इलाके में रेलवेज भी इस समस्या से जूझ रही हैं। सिएटल की सबसे बड़ी खासियत में से एक है इसका जियोग्राफिकल टेरेन। यहाँ पर कई लेक्स हैं, उनकी वजह से इस शहर में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस काफी हद तक सीमित है। यहाँ पर लेक वॉशिंगटन है जो डाउनटाउन सिएटल और बेलव्यू के बीच है। वो दोनों ही हाईटेक एरियाज है जिन्हें जोड़ना। इस खूबसूरत इलाके में लेक वॉशिंगटन सबसे बड़ा और सबसे गहरा लेक है। यहाँ ट्रेडिशनल ब्रिज बनाना संभव ही नहीं है। पानी के पास आते ही गाड़ियां और ट्रेन्स बिल्कुल थम जाती हैं। हजारों सालों तक लेक वॉशिंगटन को पार करने के लिए आदिवासी कनूज का इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी में लोग फेरी इस्तेमाल करने लगे और अपने साथ इतनी बोट्स ले आए कि उन्हें मस्कीटो फ्लीट कहा जाने लगा और उनसे पानी के रास्ते जाम हो गए। अब इस मुसीबत का हल निकालने की जरूरत थी, लेकिन 2.5 किलोमीटर की दूरी और 100 मीटर गहरी मिट्टी को पार करने के लिए न तो एक ट्रेडिशनल ब्रिज और न ही एक टनल काफी हो सकता था। लेकिन सिएटल में इंजीनियर्स ने इसका हल ढूंढ निकाला। कभी इम्पॉसिबल समझे जाने वाले इस काम को किया गया इन शानदार I-90 फ्लोटिंग ब्रिजेस के जरिए। एक कंक्रीट मेगा स्ट्रक्चर जो बिना कॉलम्स के सपोर्ट के पानी पर टिका रह सकता है। इसको बनाने में कमाल की इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया। इस पर काफी मेहनत की गई और मुझे यहाँ काम करके अच्छा लगता है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही खास है क्योंकि हम इसमें ऐसे सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें दुनिया में पहले कहीं भी किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग बहुत कमाल की है। इन कमाल के हल्के ब्रिजेस पर एक दिन में 140 गाड़ियां गुजर सकती हैं। लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन के अगले और बेहद मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं, जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन लाइन और दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग रेलवे ब्रिज शामिल होगा। मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मजेदार है क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं किया गया है। ये फ्लोट करता है, ये मूव करता है, ऐसा लगता है हमने किसी शिप पर रेलवे ट्रैक्स बनाई हैं। ये बहुत ही यूनिक इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। $3,24,000 टन की रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने इन 2 फ्लोटिंग ब्रिजेस का वजन 52,000 हाथियों से भी ज्यादा है। ये सारा वजन इन 38 बड़े बड़े पॉन्टून्स पर टिका हुआ है, जिनके नीचे 64 मीटर गहरा पानी है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज रश आवर में ट्रैफिक के प्रेशर को आसानी से संभाल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एक कमाल की रेलवे लाइन, जिसे एक फ्लोटिंग ब्रिज पर बनाया गया है। एक बार ये सिस्टम पूरा बनने के बाद शुरू हो जाए, उसके बाद ये इंजीनियरिंग का एक नया मुकाम बन जाएगा। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जमीन पर चल रही रेलवे लाइन को एक तैर रहे और हिल रहे ब्रिज से कैसे कनेक्ट किया जाए? अगर उन रेल्स को दोनों तरफ से जोड़ा गया होता तो उस कनेक्शन पर कभी कभी इस ब्रिज के मूवमेंट्स का असर जरूर पड़ता और फिर उससे रेलवे लाइन टूट जाती। पर तब क्या होगा जब पानी में मौजूद स्ट्रक्चर पर हाई वोल्टेज करंट दौड़ाया जाएगा? रेल्स में करंट जाने का एक बड़ा रिस्क है जो
ब्रिज के पूरे स्ट्रक्चर में भी फैल सकता है। और इसे 300 टन की ट्रेन को संभालने लायक मजबूत कैसे बनाया जाए? ब्रिज पर लोड के बढ़ जाने से वो टूट सकता है। ऐसा हुआ तो बुरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को डूबने ना देना। ये बहुत जरूरी है कि इसमें पानी ना जाए और उससे ये पूरा ब्रिज ना डूबे। इस इम्पॉसिबल काम को करने के लिए इंजीनियर्स को पुराने आविष्कारों से प्रेरणा लेनी होगी। तैरती नहीं है। इस तरह के बड़े लेक्स एक रुकावट थे। ये बहुत फ्लैट आर्चेस हैं। अगर इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये बहुत खास हैं। ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हर रोज लगभग 4000 लोग इसे क्रॉस करते हैं। किंग काउंटी अमेरिका के तेजी से डेवलप होते इलाकों में से एक है। यहां लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस काम में आड़े आ रहा है विशाल लेक वॉशिंगटन। इसका शानदार इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था 2 बड़े कंक्रीट फ्लोटिंग ब्रिज बनाना। अब यह शानदार स्ट्रक्चर जल्द ही अपने अगले फेज में जाने वाला है। इस पर दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग रेलवे बनाई जाएगी। लेकिन ब्रिजेस को फ्लोट क्यों करवाना है? एक ट्रेडिशनल ब्रिज में आखिर क्या कमी है? इंजीनियर जिम स्टोन साइफर बताएंगे कि इस लेक पर एक ट्रेडिशनल ब्रिज क्यों नहीं बन सकता। ये लेक काफ़ी गहरी है और इस इलाके में भूकंप आने का खतरा रहता है, इसलिए हमें फाउंडेशन के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए। पर लेक वॉशिंगटन के तले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले आपको यहाँ अच्छा मटेरियल मिले, आपको रेत मिलती है और इस वजह से आपका कॉलम पानी में 500 फीट नीचे धंस सकता है। भले ही इंजीनियर्स पानी में 65 मीटर की गहराई तक कॉलम्स लगा भी लें, वो क्ले और सिल्ट की नरम सतह पर ही टिके होंगे। पिलर्स को एक मजबूत सतह के लिए इस 50 मीटर के सेडिमेंट को पार करना होगा। पानी के ऊपर भी पिलर्स को ऊंचा बनाना होगा, जिससे ये ब्रिज महंगा होने के साथ साथ कमजोर भी बन जाएगा। इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो उस एरिया में एक स्टैंडर्ड केबल स्टे या किसी और तरह का ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेक वॉशिंगटन पर पुल बनाने के लिए एक खास ब्रिज स्पैन चाहिए। तो इंजीनियर्स के पास सिर्फ ब्रिज को फ्लोट करने का ही ऑप्शन है, लेकिन वो इन बड़े स्ट्रक्चर्स को डूबने से कैसे बचाएंगे? इसका जवाब अतीत की एक शानदार खोज से मिल सकता है। क्यूरासाओ के कैरिबियन आइलैंड पर लोकल इंजीनियर एल्बर्ट जुएस से ये पता लगा रहे हैं कि कैसे इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना लेक वॉशिंगटन टीम की मदद कर सकता है। हम अभी पनामा के पास हैं, जहां पनामा कनाल है, तो ये आइलैंड शिपिंग रूट और ट्रेड के लिए बिल्कुल सही लोकेशन पर है। आइलैंड का मेन टाउन विलियमस्टैड कभी एक शानदार पोर्ट हुआ करता था, लेकिन 18वीं सदी के बीच में पानी की वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी। ये शहर असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हर रोज लगभग 4000 लोग इसे क्रॉस करते हैं और इसके लिए ये बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काफी वक्त लगता है और ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये चैनल 150 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा है, साथ ही नीचे रेतीली सतह है। इस पर पुल बनाना असंभव था, खास तौर से ऐसे पुल जो शिप्स को बंदरगाह में आने का रास्ता दे। ठीक है, तो इन्हें हम शहर के 2 हिस्से मान लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसके बीच में ब्रिज कैसे बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक बीम ब्रिज। इसे बनाना बहुत आसान और सस्ता है। इसे हम बना सकते हैं और बीच में रख सकते हैं ताकि लोग दूसरी तरफ जा सकें। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रैफिक दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। जैसे कि ये बोट इसे क्रॉस करना चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। दूसरी बात कि मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि समुद्र तल सॉफ्ट है। अब दूसरा ब्रिज लगाते हैं। इस आर्च ब्रिज से वेसल के गुजरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये छोटे वेसल गुजर पाएंगे। ऐसा ब्रिज बनाने में खर्च होगा जो लंबा भी हो और ऊंचा भी हो ताकि बड़े वेसल्स गुजर पाएं। अब बेस्क्यूल ब्रिज एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम खोल सकते हैं, जिससे सारी बोट्स आराम से निकल सकती हैं। इसमें फायदा यह है कि इसे ऊंचा होने की जरूरत नहीं है। इसे बस खींचने से यह ब्रिज खुल जाएगा और बीच में से सारे वेसल्स निकल सकते हैं।
अब इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक ऐसे टाउन में भारी फाउंडेशन चाहिए जो पहले से बन चुका है। हालांकि यहाँ पर समुद्र तल काफी सॉफ्ट है, इसलिए इस ब्रिज का ऑप्शन भी इस साइड के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब अमेरिकन आइस मर्चेंट लियोनार्ड बर्लिंगटन स्मिथ 1867 में क्यूरासाओ आए, तब उनके पास इसका सलूशन था। तो ये था स्मिथ का सलूशन। ये क्वीन एमा ब्रिज है, लकड़ी का पंटून ब्रिज जिसमें 17 पंटून एना बे के चैनल के ऊपर लगाए गए हैं। द स्विंगिंग ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाने वाला ये पुल सबसे पुराने पॉन्टून ब्रिजेस में से एक है। इस पुल को बनाने में करीब 600 टन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हर एक पंटून 15 टन स्टील का बना हुआ है। देखिए ये हिल रहा है। अब ये ब्रिज पानी पर पूरी तरह से तैर रहा है। लेकिन ये शानदार पॉन्टून डिजाइन सिर्फ लोगों को ही उस पार जाने नहीं देता, बल्कि इस फ्लोटिंग ब्रिज में एक और खासियत छुपी है। एक बोट आ रही है, इसलिए इस ब्रिज को हमें पूरी तरह से खोलना होगा ताकि ये समुद्र की तरफ जा सके। ये शानदार 167 मीटर चौड़ा ब्रिज एक कोने पर हिंजेस के जरिए घूम सकता है, जिससे हार्बर में बोट्स को आने का रास्ता मिल जाता है। इस ब्रिज को खोलने के लिए 2 मोटर्स लगाई गई हैं, एक फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में। ये दोनों एक साथ पुश करती हैं और ब्रिज खोल सकती है। यहां पर ऑयल टैंकर्स आते हैं, कंटेनर वेसल्स आते हैं, क्रूज वेसल्स आते हैं, हर तरह के वेसल्स आते हैं। आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत कम खर्च हुआ, काफी अच्छा काम भी हुआ और इससे सबका समय भी बचता है। स्मिथ का डिजाइन सिंपल लेकिन असरदार है। इस पुल के नीचे इस्तेमाल की गई तकनीक में वो जरूरी चीजें हैं जो सियाटल के इंजीनियर्स के काम आ सकती हैं। ओके, तो अभी हम एक पंटून के ऊपर हैं और ये पंटून ही इस ब्रिज का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस पूरे ब्रिज का भार ये पंटून ही उठाते हैं। इस ब्रिज को समुद्र तल में फिक्स करने के लिए कोई कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज में एक से ज्यादा पंटून लगे हैं। ये ब्रिज का भार इसकी पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। साथ ही पंटून के होने से ये ब्रिज बंद नहीं होता। अगर पंटून डैमेज होता है तो उसे हटाकर दूसरा रिप्लेस हो जाता है। जब इसे हटाते हैं तब बाकी पंटून्स भार उठाते हैं। पॉन्टून ब्रिजेस भले ही हजारों सालों से बनते रहे हों, लेकिन स्विंगिंग ओल्ड लेडी के जितना शायद ही कोई टिक पाया है। इस ब्रिज पर चलना एक अलग ही एहसास है। जब मैं इस पर चलता हूँ और खासकर जब ये खुलता है तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेक वॉशिंगटन पर इंजीनियर्स ने पॉन्टून ब्रिजेस से प्रेरणा लेकर उसे और बड़ा बना दिया है। इन विशाल I-90 फ्लोटिंग ब्रिजेस के पॉन्टून्स इतने बड़े हैं कि हर साल 5 करोड़ गाड़ियों के ट्रैफिक वाले हाईवे और दुनिया की एक खास रेलवे लाइन को सपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियर जिम स्टोन साइफर मेंटेनेंस करने के लिए ब्रिज को करीब से देखने जा रहे हैं। तो लेक वॉशिंगटन को क्रॉस करने का हमारा सॉल्यूशन था इन पॉन्टून ब्रिजेस को बनाना। हमने डेंस कंक्रीट से एक ऐसा पॉन्टून तैयार किया जिससे हमने कई कैविटीज भी बनाई। इससे पॉन्टून्स इतने हल्के हो गए कि ये ब्रिज को सपोर्ट कर सके और उस पर ट्रैफिक आराम से चल सके। कंस्ट्रक्शन के दौरान 38 विशाल पॉन्टून्स को एक के बाद एक लगाया जाता है, जिससे एक बड़ा ब्रिज बेस बन जाता है। हर पॉन्टून में सेल्स होते हैं और उसे वाटर टाइट हैचेस से सील किया जाता है। ब्रिज डेक्स पर आसानी से 8 लेन का ट्रैफिक और 2 ट्रेन ट्रैक्स आ सकते हैं।
हमने इतने सारे पॉन्टून्स यहाँ इसलिए लगाए हैं कि अगर कभी इनमें से कोई फेल भी हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा पुल ना टूटे। हर कंपार्टमेंट का अपना एक डोर है और उसे एक शिप की तरह सील किया जाता है। इस तरह से हमारे पॉन्टून ब्रिज को ज्यादा नुकसान नहीं होता और हम ट्रैफिक मेंटेन कर पाते हैं। इन बड़े ब्रिजेस को पानी के ऊपर फ्लोट कराना बहुत बड़ा टास्क है। कोई फुटिंग न होने पर इन्हें बहने से रोकने के लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग इस्तेमाल की जाती है। इन पॉन्टून्स के नीचे हमने एंकर केबल्स लगाए हैं जो ब्रिज को स्टेबलाइज करते हैं और पॉन्टून्स को हिलने नहीं देते। ये देखिए, यहाँ पर एक है, ये पानी के ठीक नीचे है। सबसे लंबा एंकर केबल 739 फुट का है जो 165 फुट पानी में डूबा हुआ है। लेक बेड में धंसे इन एंकर केबल्स पर तब बहुत प्रेशर पड़ता है जब ब्रिजेस पर मूवमेंट होता है और ये खराब होने लगते हैं। किसी मुसीबत से बचने के लिए डाइवर्स की एक टीम 165 फीट की गहराई पर काम करते हुए डैमेज हो चुके पार्ट्स को बदल रही है। एंकर केबल्स बहुत भारी होते हैं और एक बड़ी टीम की मदद से ही उन्हें उनकी जगह पर लगाया जा सकता है। अभी तक 32 बड़े नए केबल्स लगाए जा चुके हैं, लेकिन मौसम बदलने की वजह से इन पर नजर रखना जरूरी है। लेक वॉशिंगटन में गर्मियों से लेकर सर्दियों तक जब पानी का लेवल बढ़ता या घटता है तब एंकर केबल्स लूज या टाइट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ब्रिज पर किसी तरह का प्रेशर बढ़े और हम ये भी नहीं चाहते कि केबल्स ढीले हो जाएं। केबल्स के टूटने से ये ब्रिज तबाह हो सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि जब लेक का वाटर लेवल बदले तब एंकर केबल्स को सही टेंशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। तो इस वक्त हम ब्रिज के 18 पॉन्टून्स में से एक के अंदर हैं। संभल कर, चोट लग सकती है। अब हम पॉन्टून के एक सेगमेंटेड कंपार्टमेंट में लगे एंकर केबल के पास जा रहे हैं। ये वो एंकर केबल है जो पॉन्टून में लगा है और इस एंकर केबल की लंबाई 579 फुट है। इतने बड़े केबल को इतनी छोटी जगह में लगाने के लिए एक छोटे मगर ताकतवर इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इस जैक की मदद से हम केबल को एडजस्ट करते हैं। ये 150 टन का रैम है। इससे हम केबल को बाहर की ओर एक्सटेंड करते हैं या अंदर की तरफ खींचते हैं ताकि उस पर 65 टन का एवरेज वेट बना रहे। ये जैक इसे बहुत ताकत से खींचता है, लेकिन जिम को बस एक बटन दबाने की जरूरत है। अब देख सकते हैं ये सिलेंडर अभी घूम रहा है। अभी हम केबल को धीरे धीरे अंदर खींच रहे हैं। यहाँ इस दूसरे रूम में आप देख सकते हैं कि जैकिंग प्लेट और जैकिंग हेड के बीच में थोड़ा सा गैप बन गया है। ये केबल को पॉन्टून में खींचने की वजह से बना है। अब जैसे कि केबल 1 इंच अंदर आ चुका है तो अब हम स्टील प्लेट्स लगाएंगे। ये स्टील प्लेट्स उस वक्त भार को सहेंगी जब उस जैक को रिलीज किया जाएगा। इस मौसम में हमें इसे सिर्फ 1 इंच मूव करना पड़ा है, पर गर्मियों या बारिश में हम इसे 6 इंच मूव करते हैं। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के लिए रोड को सेफ और ब्रिज को सीधा बनाए रखने के लिए 110 एंकरिंग केबल्स को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये एंकर केबल्स यहाँ नहीं होते तो ये ब्रिज हवा के बहाव के साथ नॉर्थ या साउथ में कब का बह गया होता। बहते बहते किसी के घर में चला जाता और वो इसी को अपना पार्किंग लॉट बना डालते। 4.8 किलोमीटर के कुल ब्रिज स्पैन पर ये 30 बड़े पॉन्टून्स लाखों लोगों की इस लाइफलाइन को सहारा देते हैं। इन शानदार फ्लोटिंग ब्रिजेस के बिना शहर की हालत बहुत बुरी हो जाती। इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला स्टेज पूरा हो गया है, लेकिन दुनिया का पहला फ्लोटिंग रेलवे ब्रिज बनाने में इंजीनियर्स के सामने एक और इम्पॉसिबल चैलेंज आ गया है। जब हम एक फ्लोटिंग ब्रिज पर जाते हैं, ये थोड़ा बहुत मूव करता है, तो उससे ट्रेन पटरी से उतर सकती है। हादसे से बचने के लिए टीम को पुरानी खोजों से प्रेरणा लेनी होगी। ये बहुत जरूरी है कि बोट और पियर दोनों ही एक ही लेवल पर हो। सिएटल की बढ़ती पॉपुलेशन से ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इम्पॉसिबल को कर दिखाने के लिए अब लेक वॉशिंगटन के बड़े फ्लोटिंग ब्रिजेस और बेहतर हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का अगला पड़ाव है नॉर्थ साइड में एक ब्रांड न्यू रेलवे लाइन लगाना, जिससे ये अपने जैसा दुनिया का इकलौता ब्रिज बन जाएगा। पूरी भरने के बाद 300 टन वजन की 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन्स हर साल ब्रिज पर करीब 2 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने वाली हैं।
इस शानदार प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। मेरे राइट में ट्रैक्स का पहला सेट है। जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तब यहाँ पर 2 रेलवे ट्रैक्स होंगे। लेकिन इन नए ट्रैक से खतरा भी हो सकता है, जिसे इंजीनियर क्रेग डलाला को रोकना होगा। रेल सिस्टम को 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम से पावर मिलती है। उस करंट को वापस इन्हीं रेल से गुजारा जाता है। दुनिया में कहीं भी एक लेक के बीचों बीच एक फ्लोटिंग ब्रिज पर 1500 वोल्ट का रेल सिस्टम नहीं है। लेकिन बिजली और पानी को एक दूसरे के पास रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर बिजली गलती से भी ट्रैक से पानी में चली गई तो इस ब्रिज पर हाहाकार मच जाएगा। पर चौंकाने वाली बात यह है कि खतरा बिजली के झटकों का नहीं बल्कि करोजन का है। जब भी ऐसा कोई स्टील स्ट्रक्चर हो, उसमें करोजन यानी जंग लगने का खतरा होता है और मेटल के लॉस की वजह से ब्रिज को नुकसान हो सकता है। फ्लोटिंग ब्रिज पर रेलवे लाइन बिछाने से ब्रिज और उसके स्ट्रक्चर को करोजन का खतरा काफी हद तक बढ़ सकता है। जब वो करंट पानी में जाएगा तब वो जरूरी कंपोनेंट्स को एग्जिट पॉइंट पर खराब कर सकता है, जिससे ब्रिज की मजबूती को खतरा हो सकता है। इस खास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए क्रेग की टीम को इस खतरनाक करंट को रोकने के लिए नए तरीके सोचने की जरूरत थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने रेल के हिस्सों को इंसुलेट किया है। हमने ट्रैक और फास्टनर के बीच प्लास्टिक के कुछ टुकड़े लगाए हैं। इसके साथ ही हमने ब्रिज पर एक ऐसे स्पेशल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कोटिंग की है जो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। तो इन एलिमेंट्स की मदद से हम रेलवे लाइन से ब्रिज पर करंट लीक होने से रोक पाते हैं। लेकिन जब दाव पर एक बड़ा स्ट्रक्चर लगा हो तब इंजीनियर्स रिस्क नहीं ले सकते। पहले हम इन बैरियर्स को रास्ते से हटा लेंगे। अगर कभी करंट इन बैरियर्स के पार चला गया और ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए एक बैकअप प्लान है। यहाँ एनोड असेंबली पर बिल्कुल भी टेप नहीं लगा है। तो ये इसका एनोड है जो अभी पानी से बाहर है। ऐसे 8 एनोड्स हैं जो पानी में 50 फुट तक डूबे रहते हैं। ये असल में मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड एनोड असेंबलीज हैं। ये पानी में करंट रिलीज करते हैं जिसे ब्रिज में भेजा जाता है और उससे ब्रिज पोलराइज हो जाता है। करंट लेक ब्रिज के मेटल के हिस्सों के जरिए लेक के पानी में जा सकता है, लेकिन 1400 से ज्यादा एनोड्स पानी में दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज भेजते हैं। ये करंट फ्लो ब्रिज के स्ट्रक्चर में जाकर लीक हो रहे करंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे जरूरी कंपोनेंट्स बच जाते हैं। करोजन कंट्रोल के बिना यह ब्रिज बहुत जल्द खराब होकर टूट सकता है। इस तरह के फ्लोटिंग ब्रिज में उसे यूज करना वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब करोजन का खतरा टल गया है, लेकिन रेल की पटरियां लगाते समय इस प्रोजेक्ट पर एक और खतरा मंडराने लगा है। तो अभी हम ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। जॉन स्लेवन इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं। जब हम एक फ्लोटिंग ब्रिज पर जाते हैं, हम पानी पर बने स्ट्रक्चर पर होते हैं और किसी मरीन वेसल की तरह वो भी थोड़ा मूव करता है। अब रबर टायर वाली गाड़ियां किसी एंगल पॉइंट या स्पीड ब्रेकर को आसानी से पार कर लेती है। एक ट्रेन के लिए ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि स्टील रेल्स को एक समान होना चाहिए। अगर उनमें ब्रेक पॉइंट्स या एंगल पॉइंट्स हुए तो उससे ट्रेन पटरी से उतर सकती है। फ्लोटिंग ब्रिज को हर वक्त लेक के पानी के घटते बढ़ते लेवल, तेज हवा और ट्रैफिक के मूवमेंट का सामना करना होगा। जॉइंट्स पर पड़ने वाले इस दबाव की वजह से ट्रांजिशन एंगल बदल जाएगा, जिससे लेक और जमीन के बीच ट्रैक की दिशा बदल जाएगी। पानी पर ट्रैफिक के पास एक तेज रफ्तार ट्रेन में 800 पैसेंजर्स के लिए ऐसा होना बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। हमें एक्सपेंशन जॉइंट के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा जो रेल ऑपरेशन के लिए जरूरी है। एक जानलेवा हादसे से बचने के लिए जॉन की टीम को पुरानी खोजों से प्रेरणा लेनी होगी। नॉर्वे अपने विशाल फ्योर्ड्स के लिए मशहूर है। सिविल इंजीनियर बर्थर डोंगमो एंगलैंड यहां लोकोमोटिव ट्रैवल के सुनहरे काल के एक पीस की तलाश कर रही हैं।
20वीं सदी की शुरुआत में फैक्ट्रीज के लिए अपने सामान को सबसे जल्दी और आसानी से पहुंचाने और एक्सपोर्ट करने का साधन था रेलवे। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर रेलवे लाइन मौजूद नहीं थी। यहाँ की फैक्ट्रीज लेक के दूसरे किनारे पर बनी हुई थी और ट्रेन्स तो तैर नहीं सकती हैं। स्कॉटिश इंजीनियर थॉमस बूश के सामने ऐसी ही मुश्किल आई थी जब वो ग्रेट ब्रिटेन की रेलवे लाइंस बढ़ा रहे थे, लेकिन 1849 में उन्होंने एक ऐसा हल ढूंढ लिया जिसकी चर्चा कॉन्टिनेंट भर में होने लगी, द रेलवे फेरी। वाओ, जरा देखो तो, ये बहुत अमेजिंग है। बूश ने रेल्स वाला एक शिप डिजाइन किया जिससे लोकोमोटिव वैगन्स पानी पर चल सकते थे। नॉर्वे की ये फेरी बूशी के डिजाइन के बेसिस पर बनाई गई है। जब 1909 में यहाँ रेलवे फेरी आई थी, तब फैक्ट्रीज को रेल के जरिए अपने सामान को एक्सपोर्ट करने का एक शानदार मौका मिला था और आज हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये फेरी इस कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा है। जब वैगन जमीन पर रेलवे लाइन के करीब आ जाती थी, तब उन्हें बाज पर चढ़ाने की समस्या भी थी। ये इस ऑपरेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है कि बोट और पियर दोनों ही एक लेवल पर हो। ट्रैक के जरा सा भी हिलने पर हादसा हो सकता था और लेक के पानी के बदलते स्तर की वजह से बूश को एक बेहतर उपाय चाहिए था। मैंने यहाँ लेक का मॉडल बनाया है। इसका वाटर लेवल बहुत कम है, इससे यहाँ गैप बन गया है। इससे हमारी ट्रेन को बहुत मुश्किल हो सकती है। तो बेसिकली हमें इन दोनों ट्रैक्स को जोड़ने का कोई ना कोई तरीका खोजना है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है एक हिंज्ड रैंप इस्तेमाल करना जो मूव कर सके और जिससे हम जमीन और इस फ्लोटिंग बार्ज के बीच एक कनेक्शन बना सके। अब हमारी ट्रेन बिना किसी दिक्कत के पटरी पर चलती हुई जमीन से फ्लोटिंग बार्ज पर आ गई। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस हिंज की मदद से हम एंगल को बदल सकते हैं, तो वाटर लेवल कितना भी हो ये काम करेगा। ये सिंपल है पर कमाल का है। बूश का हिंज्ड रैंप एक ऐसा कारगर कॉन्सेप्ट है जो सिएटल में मौजूद टीम की मदद कर सकता है। अब हम रैंप को नीचे लाएंगे और फेरी से कनेक्ट करेंगे। एक विशाल विंच सिस्टम की मदद से स्पैन को नीचे लाया जाता है और ट्रैक्स सीध में आ जाते हैं। ये ट्रांजिशन रैंप जो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें एक साइड में हिंजेस लगे हैं, तो हम इसे उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं ताकि फेरी के साथ इसका लेवल बराबर रहे। इन ट्रैक्स को बनने से इस इलाके की इंडस्ट्री को जीवन दान मिला था। अब वो पानी पर अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये बहुत बढ़िया है, सचमुच कमाल की खोज है। शानदार रेलवे फेरी और हिंज्ड रैंप के डिजाइन से कार्गो वैगन्स काम करते रहे और इसने यूरोपियन लोकोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस नई खोज ने इंजीनियरिंग को बिल्कुल बदल दिया। ट्रेन्स नहीं तैरती, पर इस तरह के बड़े लेक्स पर रेलवे लाइन लगाना इम्पॉसिबल नहीं रहा। ये बहुत कमाल की बात है कि 100 साल बाद भी आज इस रेल को इस्तेमाल किया जा रहा है। बूश की खोज के करीब 170 साल बाद सिएटल के सबसे होनहार इंजीनियर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी बूश सिर्फ कल्पना कर सकते थे। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। हम इसे ट्रैक ब्रिज कहते हैं क्योंकि हम उस एक्सपेंशन जॉइंट पर ब्रिज बना रहे हैं और सच में हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो बहुत ही कमाल का है।
इस खास डिजाइन को उन हालात से निपटना है जो दुनिया के किसी रेलवे ब्रिज में देखने को नहीं मिलते। हमने कुछ और सिस्टम्स को भी स्टडी किया था, लेकिन इसमें 2 और डिग्रीज ऑफ मोशन हैं जो बाकी ब्रिजेस में देखने नहीं मिलते। हमने एक खास सिस्टम बनाया है जो अलग अलग मूवमेंट्स को हैंडल करता है, लेकिन रेल में एक पॉइंट पर ऐसा होने की जगह हमने इसे काफी दूर तक स्प्रेड किया है, और ये काम हमने किया है काफी कंपोनेंट्स की मदद से। अब इस रेल के नीचे आप अलग अलग कंपोनेंट्स देख सकते हैं। इनमें से हर एक विंग में थोड़ा कर्व है। इसका मतलब पानी का लेवल कम होने पर जब ब्रिज नीचे जाता है तो ये विंग्स ऊपर की तरफ रोटेट होंगे, और जब ब्रिज ऊपर उठेगा तब विंग्स नीचे रोटेट होंगे। ये कर्व्ड विंग्स कई कॉम्प्लेक्स पार्ट्स की मदद से एक साथ मूव होते हैं और रेल से एक आर्क बनाते हैं और उन्हें एंगल पॉइंट्स के साथ एक ही लेवल पर रखते हैं। ऐसे 8-13 मीटर लंबे ट्रैक ब्रिजेस फिक्स्ड और फ्लोटिंग सेगमेंट्स के बीच के 4 हिंजेस को क्रॉस करते हैं, जिससे ट्रेन्स आराम से रेल्स पर चल पाती हैं। इन ट्रैक ब्रिजेस के असेंबल होने के बाद सिस्टम को सेफ्टी, स्पीड और एफिशिएंसी के लिए अच्छी तरह से जांचा जाता है। उसे कोलोराडो की एक स्पेशल फैसिलिटी में टेस्ट किया जाता है, जिससे डेटा के 500 चैनल्स मिलते हैं। हमने टेस्ट में ये पाया कि अगर ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड अराउंड 88 किलोमीटर्स पर आवर है तो ये ट्रैक ब्रिजेस सही थे, रेल्स पर स्ट्रेस भी सही था और पैसेंजर्स भी आराम से ट्रैवल कर पा रहे थे। अगर ये ट्रैक ब्रिज यहाँ नहीं होता तो ट्रेन्स को ब्रिज के पार ले जाना इम्पॉसिबल होता। तब हो सकता था कि हमें ट्रेन्स रोकनी पड़ती और फिर ट्रैफिक को क्लियर करना पड़ता। बुरी से बुरी हालत में लो स्पीड में चलने वाली ट्रेन यहां पटरी से उतर जाती। दुनिया के पहले ऐसे डिजाइन के जरिए सियाटल के इंजीनियर्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के करीब पहुंच गए हैं। ये एक बिल्कुल नया और खास तरीका है जिसे स्पेशली इसी लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। दुनिया में और कहीं भी ऐसे ट्रैक ब्रिजेस नहीं हैं। लेकिन ट्रेन के जरिए लेक वॉशिंगटन को पार करने के सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को एक आखिरी चैलेंज से गुजरना होगा। इन ट्रेन्स में 4 कंपार्टमेंट हैं, तो जब 2 ट्रेन साथ में चलती हैं तो कंक्रीट पर बहुत प्रेशर आता है। इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग को अंजाम देने के लिए इंजीनियर्स को पुरानी खोजों से सीखना होगा। वाओ, मैं इस बिल्डिंग को देखकर हैरान हूँ। ये सच में शानदार है। सियाटल, वॉशिंगटन, जहां दुनिया के इकलौते ट्विन फ्लोटिंग ब्रिजेस हैं, और इन सुपर स्ट्रक्चर्स में अब एक और शानदार चीज जुड़ने वाली है। प्रोजेक्ट के आखिरी स्टेज में दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग रेलवे लाइन के जरिए लेक वॉशिंगटन के 2.4 किलोमीटर के फासले को तय किया जाएगा, जो सियाटल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बदल देगा। लेकिन इन कंक्रीट ब्रिजेस में कई रेल बोगियों का भार सहने की क्षमता होनी चाहिए। हजारों लोग इस ट्रेन में डेली सफर करते हैं, उनमें से स्पोर्ट्स फैंस भी हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी। इंजीनियर जॉन स्लेवन इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। जब ये ट्रेन पूरी तरह भर जाती है तब इसमें लगे 4 बोगियों में से हर एक का वजन करीब 80,000 किलो तक होता है। तो जब 2 ट्रेन एक साथ चलती हैं तो लोड दुगना हो जाता है। एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और इससे कंक्रीट पर प्रेशर बढ़ जाता है। 4 कैरेज की ट्रेन जब फुल हो जाएगी तब उसका वजन 350 टन होगा। जब ऐसी 2 ट्रेन्स चलेंगी तब ब्रिज पर एक ही वक्त में 700 टन का प्रेशर पड़ेगा। इतने भारी लोड से कंक्रीट पर जो स्ट्रेस होगा उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमने इन लोड से बहुत सारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया है और पाया कि इससे ब्रिज पर काफी प्रेशर पड़ता है। तो ब्रिज को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें इसकी मजबूती को बढ़ाना होगा। तो कंक्रीट को दिन में कई बार ट्रेन के वजन को सहने लायक कैसे बनाया जाए? ये एक चुनौती है जो बिना पुरानी खोजों को जाने इम्पॉसिबल ही रहेगा।
सदर्न फ्रांस का लोर्ड्स शहर दुनिया भर के कैथोलिक पिलग्रिम्स के लिए एक खास और अहम जगह। सिविल इंजीनियर पैट्रिक नेगल अंडरग्राउंड जाकर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हमारे सवालों के जवाब छिपे हैं। वाव! ये है द बेसिलिका ऑफ सेंट पियो दी। मैं इस बिल्डिंग को देखकर हैरान हूं। यह सच में शानदार है। इसे शहर के नीचे बनाया गया है ताकि इस पवित्र स्थान को सुरक्षित रखा जा सके। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि यह पूरा एक ही स्पेस है। न कोई सेंट्रल कॉलम्स हैं, न ही कोई सपोर्ट। यहाँ ऊपर लगे इन 29 आर्चेस का स्ट्रक्चरल फॉर्म देखिए जो पूरी बिल्डिंग में लगे हैं। इनसे 10,000 स्क्वायर मीटर्स का एक बड़ा स्पेस तैयार हो गया है जहां एक बार में 25,000 लोग आ सकते हैं। लेकिन जमीन के नीचे मौजूद इस स्ट्रक्चर में कमाल की मजबूती है। ये आर्चेज फ्लैट बनाए गए हैं। किसी भी टिपिकल आर्च में ऐसे देखने को नहीं मिलता। वो ऐसे होते हैं जबकि ये बिल्कुल फ्लैट हैं। साफ तौर पर यहाँ ऐसी इंजीनियरिंग की गई है जो हर मायने में खास है। ये इंजीनियरिंग थी यूजीन फ्रेजिने की। 1928 में उन्होंने हाई टेंशन के स्टील केबल के स्ट्रैंड से कंक्रीट स्ट्रेंथनिंग का तरीका खोजा था। पोस्ट टेंशनिंग नाम की इस टेक्निक से बड़ी कंक्रीट बीम्स को सपोर्ट दिया जा सकता था, लेकिन वो कंक्रीट के अंदर हैं, इसलिए उन्हें देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक सिंपल सा मॉडल है। इसमें कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। ये कंक्रीट बीम की तरह हैं जो 2 सपोर्ट्स पर टिके हैं। इस बीम के बीच में एक स्ट्रिंग बांधी गई है जो इन ब्लॉक्स को इनकी जगह पर रखने के लिए है। अगर मैं इस बीम पर थोड़ा लोड डालता हूं तो देखिए किस तरह से ये बीम बैंड हो गई और इससे कंक्रीट में क्रैक्स भी आ गए हैं। तो बीम पर लोड डालने से पहले इसमें कंप्रेशन किया जाता है। हमें जितने कंप्रेशन की जरूरत है उसके लिए बीम में पोस्ट टेंशनिंग करनी ही होगी। इसमें हम स्ट्रिंग की मदद से कंप्रेशन ला सकते हैं। इससे घुमाकर स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगा। तो अब ये स्ट्रिंग अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है और अब हम इसे वापस रखते हैं सपोर्ट्स पर। अब इस बार हम इस पर 2 गुना लोड डालेंगे और आप देख सकते हैं कि बीम नहीं हिली और ये बिल्कुल भी बेंड नहीं हुई। इससे हम कंक्रीट को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बड़े एरियाज बनाकर मटेरियल से मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। बीम को कंप्रेस करने से उसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये तरीका सिएटल ब्रिज के इंजीनियर्स के बहुत काम आ सकता है। तो यहाँ इस बिल्डिंग की छत में जो आर्चेज और बीम बनाई गई हैं, इन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है ताकि स्ट्रक्चर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ जो आप टेंडेंस देख रहे हैं ये स्टील स्टैंड्स के बने हैं जो डक्ट्स के अंदर हैं और उन्हें स्ट्रक्चर के हार्ड होने के बाद हाइड्रोलिक जैक्स से टाइट किया गया था। मजबूत कंक्रीट से बिना पिलर्स की मदद से एक चौड़ी सीलिंग बनाना मुमकिन हो पाया। उनकी जगह नीचे की तरफ फ्लोर के पास चेंबर में लगे आर्चेस बने हुए हैं। आज भी इस स्ट्रक्चर में एक भी क्रैक नहीं है। इसे बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया ताकि कंक्रीट ज्यादा से ज्यादा मजबूत रह सके। फ्रेजिने के शानदार पोस्ट टेंशनिंग सॉल्यूशन के बिना इस लंबे और शैलो हॉल को बनाना पॉसिबल नहीं होता। आज हमें ये कई बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और डैम्स में देखने को मिलता है और इसके बिना हम उन खूबसूरत और लाजवाब स्ट्रक्चर्स को शायद नहीं देख पाते जो आज मौजूद हैं। विशाल फ्लोटिंग ब्रिजेस पर इंजीनियर्स फ्रेजिने की टेक्निक को एक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिलिका की तरह वो कंप्रेशन से कंक्रीट को मजबूत बना रहे हैं। हमने इस ब्रिज की मजबूती को बढ़ाने के लिए इसमें पोस्ट टेंशनिंग केबल्स लगाए हैं। लेकिन लेक वॉशिंगटन के सिस्टम में दुनिया के सबसे लंबे पोस्ट टेंशनिंग केबल्स लगाए जा रहे हैं। ये केबल्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक करीब 4000 फीट लंबे हैं, तो एक पूरा केबल लगाया गया है ऐसे हर एक कॉन्डुइट में।
ये गौर करने वाली बात है कि हमने यहाँ पर 4000 फुट के पोस्ट टेंशनिंग केबल्स लगाए हैं। ज्यादातर केबल्स छोटे होते हैं, करीब 100 से 200 फुट। कुल 240 मीटर लंबाई वाले ऐसे 20 स्टील सुपर केबल्स को पॉन्टून्स के आर पार गुजारा जाता है, जो नॉर्थ ब्रिज के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लगे हैं। ताकतवर हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से इन्हें खींचकर कसा जाता है। तो हमने ब्रिज में इस तरह के कॉन्डुइट्स बनाए हैं। इन कॉन्डुइट्स के जरिए हमने इन केबल्स को पास किया था और उसके बाद हमने उन्हें टाइट किया है। लेकिन इतने बड़े पोस्ट टेंशन केबल को उसकी जगह पर रखने के लिए बड़े एंकर्स की जरूरत होगी। ये है रिएक्शन फ्रेम्स जो ब्रिज के अंदर लगे हैं। ये वो बिग स्टील फ्रेम्स हैं जिन्हें हम तब खींचते हैं जब हमें पोस्ट टेंशनिंग केबल्स को और टाइट करना होता है। तो इनका काम है पोस्ट टेंशनिंग केबल्स को टाइट बनाए रखना, ताकि हम ब्रिज में फोर्स लगाकर उसे मजबूत बना सकें। 20 बड़े रिएक्शन फ्रेम्स, जिनमें से हर एक का वजन 7.5 टन है, टेंशन केबल्स से अंदर की तरफ खींचे जाते हैं। ये ब्रिज को दोनों तरफ से खींचते हैं। कंक्रीट को कंप्रेस करने से उसकी डेंसिटी बढ़ती है, जिससे ब्रिज में ज्यादा लोड सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इस स्ट्रक्चर पर एक्सट्रीम कंप्रेशन बहुत सावधानी से 1.5 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ करना होता है। ये फ्रेम्स बहुत जरूरी हैं। इनके बिना हम पोस्ट टेंशनिंग ऐड कर ही नहीं पाते। इससे एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनता है, जो एक साथ 700 टन वजन की 2 ट्रेन्स का भार सह सकता है। ये हमारी प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सलूशन है। हमने इन लंबे पोस्ट टेंशनिंग केबल्स को ब्रिज पर लगाया है, जिसके बाद ब्रिज के ऊपर ट्रेन्स का चलना मुमकिन हो पाया है। इस विशाल प्रोजेक्ट में शामिल इंजीनियर्स की टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये फ्लोटिंग ब्रिज एक कमाल का स्ट्रक्चर है जो इस एरिया के लिए जरूरी है। मैंने अब तक जितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है उनमें से ये सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। हम इस ब्रिज को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बना सकते थे। हमें ये सोचना था कि इसके अलग अलग हिस्से एक साथ कैसे काम करें, ताकि ये एक सिस्टम की तरह अच्छा परफॉर्म करे। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था और मैं चाहूंगा कि ये जल्द ही सबके लिए शुरू हो जाए। इन ट्विन ब्रिजेस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक बड़े लेक को दोनों किनारों से जोड़कर ये लाखों लोगों की लाइफलाइन बन गए हैं। और अब इनमें शामिल होने वाले ट्रेन ट्रैक से एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और भी आसान हो जाएगा। ये सिएटल के सबसे होनहार इंजीनियर्स की कामयाबी और मेहनत का एक बड़ा उदाहरण है। I-90 फ्लोटिंग ब्रिजेस बड़े पैमाने पर इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग की कहानी बयां करते हैं। इस बेमिसाल प्रोजेक्ट में हर कदम पर कई मुश्किलें आईं। इस डिजाइन में कई पार्ट्स और लोग शामिल हैं और इस पर काम करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके पूरे होने पर मुझे बहुत खुशी है। लेकिन पुराने आविष्कारों से सीख लेकर, बड़ी चुनौतियों को पूरा कर और इंजीनियरिंग की हदों को तोड़ते हुए मैंने अपनी लाइफ में ऐसी शानदार इंजीनियरिंग कभी नहीं देखी। मेरे और मेरी टीम के लिए ये कमाल की बात है कि हमने ना सिर्फ एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर बल्कि अलग डिजाइन पर काम किया। इंजीनियर्स ने कर दिखाया है इम्पॉसिबल को पॉसिबल।